गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक। कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल की दो टाइप से दी जा सकती है। एक होती है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम RS का नाम देते हैं, ठीक है। और एक होती है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम D या L नोमेनक्लेचर कहते हैं। एक RS नोमेनक्लेचर होता है जिसे एब्सोल्यूट कहते हैं और एक DL नोमेनक्लेचर होता है जिसे रिलेटिव कहते हैं। इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमें कॉन्फ़िगरेशन देने की ज़रूरत ही क्या है। और इस बात को समझाने के लिए मैं फिशर प्रोजेक्शन लेता हूँ। देखना, दो मॉलिक्यूल्स का CH2OH ये मैंने ग्लिसरल्डिहाइड लिया, ठीक है। और मैं सिमिलर ग्लिसरल्डिहाइड फिशर प्रोजेक्शन पे कुछ इस तरह लेता हूँ। अगर मैं कंपाउंड नंबर A और कंपाउंड नंबर B को देखूं तो दोनों ग्लिसरल्डिहाइड हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं प्लेन पोलराइज लाइट को देखूं तो ये दोनों कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को सेम एक्सटेंट पर रोटेट करने चाहिए। ये दो जितना प्लेन पोलराइज लाइट को ये रोटेट करेगा उतना ही प्लेन पोलराइज लाइट को इस कंपाउंड को रोटेट करना चाहिए। लेकिन एक डिफरेंस आता है। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को कंपाउंड A प्लस 90 डिग्री रोटेट करता है तो प्लेन पोलराइज लाइट को कंपाउंड B माइनस 90 डिग्री रोटेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड एनांशियोमर्स होते हैं। यानी मैं यहाँ पे ये कहूँगा, ये अगर ये दोनों कंपाउंड एनांशियोमर है तो कंपाउंड A और कंपाउंड B सिमिलर तो हैं पर एग्जैक्टली सेम नहीं है। सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत कहाँ पड़ी? कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत उन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पड़ी जहाँ पे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम नहीं है। जैसे कंपाउंड कहूँ, ये भी ग्लिसरल्डिहाइड है, लेकिन ये दोनों प्लेन पोलराइज लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। CH2OH OH C और एक ये लेता हूँ। एक मैंने एग्जांपल लिया इरिथ्रोफॉर्म का और एक एग्जांपल लेता हूँ थ्रियोफॉर्म का, ठीक है। ये इरिथ्रो है और ये थ्रियो है, ठीक है। अब इसमें देखना है डिफरेंस। इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों कंपाउंड डायस्टीरियोमर्स हैं। अब अगर IUPAC नोमेनक्लेचर देखूं तो इन दोनों कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी अलग है तो इनमें कुछ डिफरेंस भी है और उस डिफरेंस को मुझे IUPAC नोमेनक्लेचर में अगर मेंशन करना पड़ेगा तो मैं कैसे मेंशन करूंगा? इस DL और इस RS की हेल्प से मेंशन करूंगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। मतलब डायस्टीरियोमर और एनांशियोमर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए ही कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक डिसाइड किया है, कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक दिया गया है। ये बात कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि दो ट्विन्स हैं जिनकी शक्लें बिल्कुल मिलती जुलती है, जिनका रंग रूप हुलिया बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन उनको नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। किसकी हेल्प से? कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से, ठीक है। अब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन वो होती है जहाँ पे किसी भी कंपाउंड को इंडिपेंडेंटली नाम दिया जाता है, और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन वो होती है जहाँ पे हम एक कंपाउंड को रेफरेंस मानते हैं
और उस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बाकी सारे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, रिलेटिव नोमेनक्लेचर में एक कंपाउंड को रेफरेंस मानो और एक कंपाउंड को रेफरेंस मान के बाकी सारे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर दो। और रिलेटिव नोमेनक्लेचर यूज कहाँ होता है? रिलेटिव नोमेनक्लेचर यूज होता है एक तो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में और एक अमीनो एसिड केमिस्ट्री में। मेजरली रिलेटिव नोमेनक्लेचर का जो यूज होता है वो इन दोनों में होता है मेजरली। ठीक है, जहाँ पे एक रेफरेंस कंपाउंड सेट किया जाता है और उसके हिसाब से नाम दिया जाता है। और एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन तो हम ऑलमोस्ट हर कंपाउंड की दे सकते हैं जहाँ पे एक एसिमेट्रिक सेंटर है। जिस मॉलिक्यूल में एक एसी लगा है, मतलब एक एसिमेट्रिक सेंटर है, उस मॉलिक्यूल का आरएस दिया जा सकता है, क्योंकि ये इंडिविजुअली हर एक कंपाउंड को अलग अलग नाम देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझना कि कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट अराइज कहाँ से होगा, कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट अराइज कहाँ से हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन, आरएस नोमेनक्लेचर। बहुत सारे बच्चों ने मुझे इस टॉपिक को बनाने के लिए कहा था कि सर आरएस नोमेनक्लेचर को आप थोड़ा एक्सप्लेन करो, इसलिए मैं आज इस टॉपिक के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रेक्टस। ठीक है, ये से हम राइट हैंडेड भी कहते हैं। ठीक है, और एस का मतलब होता है सिनिस्टर, इसको हम लेफ्ट हैंडेड भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का आर एस नोमेनक्लेचर देने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर कोई कंपाउंड इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा तो उस कंपाउंड में हम आर एस नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, आर एस नोमेनक्लेचर देने के लिए कंडीशन है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आर एस नहीं कर सकते। ठीक है, आर एस को तो कैसे लगाएंगे वो बात तो बाद में करेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं आर एस लगेगा किन पे। ठीक है, पहली कंडीशन, कंपाउंड में एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक सेंटर। अगर किसी कंपाउंड में एक भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है तो हम उसमें आरएस नहीं कर सकते। एसिमेट्रिक सेंटर का कंसेप्ट आई होप आप लोगों को समझ आता है। एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है? एसिमेट्रिक सेंटर किसी भी कंपाउंड में अगर आपको ढूंढना है तो उस कंपाउंड के कार्बन्स को देखो। ठीक है, अगर उस कंपाउंड के कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो हम एसिमेट्रिक सेंटर ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर उस कंपाउंड के कार्बन sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड हैं तो वहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर का कोई कंसेप्ट नहीं लगता। ठीक है, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन तो एसिमेट्रिक सेंटर कह सकता हूँ, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद देखो, जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो वो टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल होता है तो 4 बॉन्ड बनाता है। वैसे कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन sp3 में जो 4 बॉन्ड वो कार्बन बनाएगा उनको देखा जाएगा। अगर वो उन चारों बॉन्ड पे जो बॉन्डेड एटम हैं उनमें से 2 भी सेम हैं, जो 4 बॉन्ड कार्बन बना रहा है उनमें से अगर 2 बॉन्डेड एटम भी सेम हो गए तो हम एसिमेट्रिक सेंटर नहीं कह सकते। और अगर सारे बॉन्डेड एटम डिफरेंट है, ऑल बॉन्डेड एटम्स आर डिफरेंट, तो वो सेंटर एक एसिमेट्रिक सेंटर है। तो आरएस नोमेनक्लेचर देने के लिए सबसे पहली कंडीशन, किसी भी कंपाउंड पे एटलीस्ट एक एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। यानी हम आरएस नोमेनक्लेचर वहीं दे सकते हैं जहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर है। आरएस वहीं पे ही दिया जा सकता है। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखना, मैं ये मॉलिक्यूल लेता हूँ CH2CHClCH3। ठीक है,
अब मैं कहता हूँ इस कंपाउंड में हमें एसिमेट्रिक सेंटर ढूंढने हैं, ठीक है। देखो ये 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी किसी पे भी एसिमेट्रिक सेंटर का कंसेप्ट नहीं देखा जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कौन है? ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है। यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर का कंसेप्ट देखते हैं। इस कार्बन के जो 4 बॉन्ड हैं उसमें से एक बॉन्ड कार्बन के साथ है, बाकी के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। मतलब ये भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं बन सकता क्योंकि बॉन्डेड एटम सेम हो गए। इस कार्बन देखना, इस कार्बन पे ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, यानी ये 2 बॉन्ड तो अलग हो गए, लेकिन इस कार्बन पे बाकी के 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं हो सकता। अगर मैं कंडीशन आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दूं तो सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखना, sp3 कार्बन और 4 डिफरेंट बॉन्ड, 4 डिफरेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इस कार्बन पे 4 जो ग्रुप है वो देखना, एक H है, एक Cl है, एक CH3 है और एक ये पूरा बड़ा ग्रुप है। चारों ग्रुप अलग हैं और चारों ग्रुप अलग हैं, तो ये जो कार्बन है ये एक एसिमेट्रिक सेंटर है, ये एक एसिमेट्रिक सेंटर है। तो ये तो बात हुई पहली कंडीशन की कि RS कब देंगे। RS के लिए पहली कंडीशन क्या आई? RS के लिए पहली कंडीशन क्या आई? पहली कंडीशन है एसिमेट्रिक सेंटर मॉलिक्यूल पे होना चाहिए, एसिमेट्रिक सेंटर पे ही RS दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन, जो एसिमेट्रिक सेंटर है, जो एसिमेट्रिक सेंटर दिया हुआ है जिसे हम एसिमेट्रिक सेंटर कह रहे हैं, उस पे या तो फिशर या फिर वेज रिप्रेजेंटेशन दी होनी चाहिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन कितनी तरह की होती है? 4 तरह की होती है रिप्रेजेंटेशन, 4 तरह की। पहली वेज, दूसरी सोहर्स, तीसरी न्यूमैन और चौथी फिशर। अगर किसी कार्बन सेंटर पे या किसी भी सेंटर पे हमें RS नोमेनक्लेचर करना है तो या तो उसकी वेज रिप्रेजेंटेशन दी होनी चाहिए या फिशर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या है? किसी भी 3D मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करने का तरीका। रिप्रेजेंटेशन क्या है? किसी भी 3D मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। तो वेज दिया होना चाहिए या फिशर दिया होना चाहिए। अगर ये दे रखा है तो हम RS नहीं कर सकते, सॉरी, अगर ये दे रखा है तो हम RS कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं दे रखा तो देखो कि क्या कोई दूसरी रिप्रेजेंटेशन दे रखी है जिससे हम वेज या फिशर बना लें। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको न्यूमैन दे रखा है, न्यूमैन से मैं वेज भी बना सकता हूँ, सोर्स भी बना सकता हूँ ना, फिशर भी बना सकता हूँ। मान लो मुझे सोर्स दे रखी है, सोर्स से मैं वेज भी बना सकता हूँ, फिशर भी बना सकता हूँ। तो अगर ये दोनों दिए हैं तो ठीक है, अगर ये दोनों दिए हैं न्यूमैन और सोर्स, तो इनको इन दोनों में बदलो और फिर RS करो। मतलब वेज फिशर दी है तो RS हो सकता है, न्यूमैन सोहर्स दी है तो उनको पहले हमें वेज फिशर में बदलना पड़ेगा, तब RS हो सकता है। और अगर इन चारों में से कोई भी नहीं दी हुई तो हम कंपाउंड का RS नहीं कर सकते। अगर इन चारों में से कोई भी नहीं दी हुई तो हम कंपाउंड का RS नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। तो कंडीशन 2 आ गई, पहला एसिमेट्रिक सेंटर, दूसरा फिशर या वेज रिप्रेजेंटेशन दी होनी चाहिए। अगर न्यूमैन या सोहर्स दे रखी है तो उस न्यूमैन या सोहर्स को हम फिशर या वेज में बदलेंगे, फिर RS करेंगे। और अगर चारों तरह की रिप्रेजेंटेशन में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखी तो हम RS नहीं कर सकते। ये है RS करने के लिए कंडीशंस, किसी भी मॉलिक्यूल पे RS करने के लिए कंडीशन। अब एक चीज ध्यान रखना, एक पॉइंट छोटा सा ध्यान रखना कि RS हम हर उस सेंटर का कर सकते हैं जिस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 4 बॉन्ड बनाता हो वो, और 4 बॉन्ड डिफरेंट है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के लिए ऐसे सेंटर लूं तो ऐसे सेंटर कार्बन भी हो सकता है, ऐसा सेंटर नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा सेंटर सल्फर भी हो सकता है और ऐसा सेंटर फॉस्फोरस भी हो सकता है, ठीक है। जनरली हम कार्बन पे ही पढ़ते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस की भी
RS दी जा सकती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और ये 4 ही नहीं, मैं RS जो है ना वो कुछ और सेंटर पे भी, सिलिकॉन पे भी दे सकता हूँ। ध्यान रखना इस चीज को। बहुत सारे सेंटर ऐसे बन सकते हैं जिस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 4 बॉन्ड जो बनाएगा वो डिफरेंट हो। इस चीज का ध्यान रखना। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो RS को बहुत जनरलाइज्ड और बहुत एक्सेप्टेबल तरीका बनाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, आगे चलता हूँ RS नोमेनक्लेचर में। कंडीशन का ध्यान रखना। ठीक है, RS नोमेनक्लेचर में हमें क्या करना होगा, कंडीशन अगर हम देखें तो RS हम उसी मॉलिक्यूल का दे सकते हैं जिस पे 4 बॉन्ड डिफरेंट है। 4 बॉन्ड डिफरेंट है। मान लो मैं एक कार्बन लेता हूँ जो एक एसिमेट्रिक सेंटर है। एसिमेट्रिक सेंटर कैसे बना है, यहाँ पे मैं एक Cl लगाता हूँ, एक Br लगाता हूँ, एक I लगाता हूँ और एक F लगाता हूँ। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से लिया। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, चारों बॉन्ड अलग हैं, तो ये एसिमेट्रिक सेंटर है। अब मैं इस पे RS देने की कोशिश करता हूँ। कंडीशन क्या रहेगी RS देने के लिए, जो 4 बॉन्ड हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, उन चारों बॉन्ड पे जो ग्रुप लगे हैं उन्हें मुझे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। 1, 2, 3 एंड 4। 1 को माना जाएगा हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है, और 4 को माना जाएगा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। ठीक है, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि कार्बन पिताजी है और ये चारों ग्रुप इसके बच्चे हैं, और अब इन बच्चों में मुझे बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा डिसाइड करना है। ठीक है, कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो जो बड़ा होगा उसको 1 देंगे, जो छोटा होगा उसको 4 देंगे। और बड़े छोटे डिसाइड करने में आप एक फैक्टर जो लेते हो एज का लेते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बड़ा छोटा डिसाइड करने में जो फैक्टर लगेगा, जो रूल लगेगा, वो लगेगा CIP रूल। CIP रूल मतलब चैन इन गोल्ड प्रीलोग्स रूल। चैन इन गोल्ड प्रीलोग्स रूल। बात समझ आ रही है कि भाई कार्बन पिताजी, ये 4 बच्चे, तो आप बड़े छोटे कैसे डिसाइड करते हैं, एज के हिसाब से। लेकिन अब ये एटम्स हैं, बच्चे नहीं है, तो आप एज के हिसाब से नहीं, कोई और क्राइटेरिया होगा उसके बेसिस पर डिसाइड करोगे। और कैसे डिसाइड करोगे, CIP रूल से डिसाइड करोगे। चैन इन गोल्ड प्रीलोग्स रूल से डिसाइड करोगे कि कैसे इन चारों ग्रुप को प्रायोरिटी दी जा सकती है। तो आप क्या करोगे, इनको प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, अब आपने जब प्रायोरिटी दे दी तो पहली 3 प्रायोरिटी पहले से दूसरी तीसरी की तरफ जाते हुए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखी जाएगी कि आप क्लॉक जा रहे हो या आप एंटी क्लॉक जा रहे हो। ठीक है, और चौथा ग्रुप जो है उसकी पोजीशन देखी जाएगी कि वो कहाँ है। ये है RS नोमेनक्लेचर। बात समझ आ रही है। सबसे पहले कंडीशन ये थी कि एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए, और जो एसिमेट्रिक सेंटर है उस पे वेज या फिर फिशर रिप्रेजेंटेशन दी होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने एसिमेट्रिक सेंटर ढूंढा, उस पे वेज फिशर देखी। अब RS करते हैं। अब RS कैसे करते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर है तो 4 बॉन्ड डिफरेंट होंगे। 4 बॉन्ड डिफरेंट होंगे तो आप उन्हें प्रायोरिटी दोगे। प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग दोगे, CIP रूल के अकॉर्डिंग दोगे। CIP रूल से प्रायोरिटी दोगे तो नंबर मिलेगा 1, 2, 3, 4। 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी, 4 लोवेस्ट प्रायोरिटी। अब 1 से 2, 3 इन 3 की तरफ जाते हुए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखी जाएगी। ठीक है, और 4th ग्रुप की पोजीशन देखी जाएगी, और फिर डिसाइड किया जाएगा कि वो जो एसिमेट्रिक सेंटर है वो R है या वो S है। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट है बच्चों RS नोमेनक्लेचर का। अगली वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम किस तरह प्रायोरिटी दे सकते हैं CIP रूल के अकॉर्डिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।